और सबसे पहले मैं पूरा इसके अनुसार बताना चाहूंगा और साथ साथ में कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। आज मैं आपको सिर्फ आउटलाइनिंग बताऊंगा, इसकी जो और गहराइयां हैं वो आपको बाद में बताई जाएंगी। इस आउटलाइनिंग में से कम दो क्वेश्चन कल के एग्जाम में बनेंगे और दो से तीन क्वेश्चन यूजीसी नेट के एग्जाम में भी आते हैं योग वशिष्ठ से। तो इसका जो टाइम पीरियड है, सबसे पहले कि योग वशिष्ठ जो है कि कब लिखी गई होगी, तो सामान्य से ये कि योग वशिष्ठ में राम जी का वर्णन है, वाल्मीकि जी का वर्णन है, योग वशिष्ठ जो उनके गुरु जी हैं, राम जी के गुरु, उनका वर्णन है। तो रामायण काल का ही होगा। तो यहाँ पे सीधा सा जो बोल देते हैं कि महारामायण के समय, कि जो रामायण का जो काल है उसी काल में योग वशिष्ठ लिखी गई। अब क्वेश्चन बनता है कि योग वशिष्ठ के राइटर कौन है इसके रचयिता। तो वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण भी लिखा था, महर्षि वाल्मीकि जी योग वशिष्ठ के रचयिता हैं। और जो इसके श्रोता कौन है, क्योंकि देखो जैसे हम पीछे हठ योग पढ़ रहे थे, हठ योग ग्रंथों में क्या हो रहा था, जैसे योग बीज हम पढ़ रहे हैं, शिव और पार्वती का संवाद हो रहा था। पार्वती शिव जी से क्वेश्चन पूछती है, शिव जी उसके आंसर देते हैं। और भागवत गीता में भी ऐसा ही होता है, अर्जुन और कृष्ण जी का मुख्यतः दो लोगों का संवाद है, और संजय धृतराष्ट्र का अलग है, यानी कि आपस में दोनों बातें कर रहे हैं और उन बातों का ही ग्रंथ बन गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी कि राम जी हैं और राम जी के गुरु हैं वशिष्ठ जी, ये दोनों बातें कर रहे हैं, और वाल्मीकि जी राइटर हैं। वो अपने ब्रह्म ज्ञान में अपनी समाधि की अवस्था में जाके उन्होंने इन चीज को देखा है, और जो इनके मध्य है, वशिष्ठ जी के मध्य है और राम जी के मध्य जो संवाद हुआ है उन्होंने लिख दिया, और वो ही योग वशिष्ठ का ग्रंथ है। अब ये आता है कि योग वशिष्ठ जो ग्रंथ है इसका मूल विषय क्या है। योग वशिष्ठ का जो मूल विषय है वो ब्रह्मवाद के ऊपर है। परीक्षा में तो आता है कि ब्रह्मवाद, आत्मवाद, हेलो सर। ज्ञानवाद, इस तरीके से हेलो उलझा दिया जाएगा। सर, स्क्रीन शो नहीं करोगे क्या? क्या स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या मेरी? नो सर। विजिबल है राहुल जी। नो नो विजिबल है आपकी स्क्रीन पे। विजिबल सर, विजिबल है स्क्रीन, विजिबल है सर। ओके जी, ओके, कंटिन्यू। कि योग वशिष्ठ का मूल विषय क्या है। योग वशिष्ठ का मूल विषय है ब्रह्मवाद। इसको अज्ञातवाद भी कहते हैं। ब्रह्मवाद अर्थात कि ब्रह्म के ऊपर चर्चा की गई है इसमें, और यहाँ पे बताया गया है कि इसका मतलब क्या है, अर्थात संसार का अस्तित्व नहीं है, केवल ब्रह्म का अस्तित्व है। जैसे वेदांत दर्शन में भी आता है ना कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि ब्रह्म ही सत्य है। यहाँ पर भी कहा है कि सिर्फ सत्ता है तो सिर्फ ब्रह्म की है और किसी की नहीं है, इसीलिए इसका मूल विषय ब्रह्म ही रखा है, ब्रह्मवाद है। मूल अवधारणा, अवधारणा मतलब कि कौन सी पद्धति को लेके चला गया, अद्वैत वेदांत। और अद्वैत वेदांत किसने दिया, ये आदि गुरु शंकराचार्य जी भी इसके समर्थक रहे हैं। इसकी मूल अवधारणा अद्वैत। अद्वैत का अर्थ होता है जहां पे द्वैत नहीं है, सब एक है। जो आज सुबह भी पढ़ रहे थे हम आफ्टरनून में ब्रह्म योग वशिष्ठ में, अद्वैत, द्वैत नहीं है, मैं और तू, तेरा मेरा कुछ नहीं है, सब एक है, उसको अद्वैत बोलते हैं। वेदांत यानी कि वेदों का अंत, वो दर्शन में से लिया गया है। जो वेदांत की जो अवधारणा है वही अवधारणा यहाँ की इसकी। अब इसका केंद्र बिंदु क्या है। केंद्र बिंदु का अर्थ है कि पूरी योग वशिष्ठ किसके ऊपर केंद्रित है, तो आंसर है ब्रह्म के ऊपर। और अगर मैं इसी प्रकार भागवत गीता का बोलूं, मूल केंद्र क्या है, कर्म, कर्म सिद्धांत। सबसे ज्यादा गहराई से जो भागवत गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जो कर्म के ऊपर इतना ये ज्यादा बातें उन्होंने किया है। और इसी प्रकार यहाँ का इस ग्रंथ का योग वशिष्ठ का केंद्र बिंदु ब्रह्म है। अब सृष्टि की रचना ब्रह्म शांति और स्पंदन होने पर सृष्टि की रचना होती है।
जैसे कि हमने अभी योग वशिष्ठ में पढ़ा कि योग वशिष्ठ उसमें योग बीज में हमने पढ़ा था ना कि आत्मा के अंदर अपने आप से अहंकार स्फुरित होता है, फिर आगे पंच महा तन मात्राएं और महाभूतों का निर्माण होता है। सांख्य दर्शन में हम पढ़ते हैं कि पुरुष और प्रकृति का मिलन होता है, या पुरुष का प्रकाश प्रज्वलित पर पड़ता है, उसके बाद में महत आदि जो 23 व्यक्त तत्वों का निर्माण होता है। उसी प्रकार यहाँ पर कहा गया है सृष्टि की रचना कैसे हुई है कि ब्रह्म जो शांति और स्पंदन होने पर अपने आप ही उसमें स्पंदन हो गया और सृष्टि की रचना हो गई। जैसे आज के विज्ञान में कहती है कि एक गोले के रूप में थी, अपने आप ही वो फूट गया और पूरा ब्रह्मांड बन गया। ये आज की विज्ञान भी ऐसा बोलती है। और भाषा, यानी कि भाषा का मतलब कि योग वशिष्ठ को किस भाषा में लिखा गया है या इसको आगे किस भाषा में और लोगों ने लिखा, तो लगभग जो प्रमुख जो माने जाते हैं कि 12 भाषाओं में 12 भाषाओं में इसका अनुवाद है। किसका? योग वशिष्ठ का। और योग वशिष्ठ के अन्य नाम क्या हैं? अन्य नाम क्या है? इसको महारामायण भी कहते हैं, महारामायण। और इसका अन्य नाम है उत्तर रामायण, उत्तर रामायण। और एक नाम और है वशिष्ठ रामायण, वशिष्ठ रामायण। परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आएगा, योग वशिष्ठ के अन्य नाम बताओ, या इनमें से कौन सा योग वशिष्ठ का नाम नहीं है। ऑप्शन ए महारामायण, बी उत्तर रामायण, तीसरा वशिष्ठ रामायण, चौथा राम रामायण। तो क्या आएगा? राम रामायण नहीं है, ये 3 हैं। तो एग्जामिनर बहुत घुमाता है, इसलिए हर एंगल अच्छे से आप इन चीजों को ध्यान रखना, महा, उत्तर और वशिष्ठ। अब अभी मैंने बताया था कि भागवत गीता का जो मूल केंद्र क्या है? कर्म सिद्धांत, कर्म योग। और योग वशिष्ठ का मूल क्या है? ज्ञान, ब्रह्म के ऊपर है ये। तो क्या है कि कर्म योगियों के लिए कौन सा ग्रंथ लिखा गया? भागवत गीता। और ज्ञान योगियों के लिए योग वशिष्ठ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भागवत गीता में खाली कर्म के ही ऊपर चर्चा नहीं, वहां पर भी आपको सांख्य यानी कि ज्ञान के ऊपर चर्चा की है, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है, लेकिन मूल बिंदु कर्म है। और इसी प्रकार योग वशिष्ठ में भी दोनों चीजें हैं, ज्ञान और कर्म, लेकिन प्रधानता ज्ञान की है। इसीलिए ज्ञान योगियों के लिए कहा गया कि योग वशिष्ठ है। और इस योग वशिष्ठ जो ग्रंथ है, जैसे भागवत गीता में कितने श्लोक थे? लगभग 700, ज्यादातर लोग मानते हैं कि 700 श्लोक भागवत गीता के अंदर हैं। इसी प्रकार योग वशिष्ठ में 32,000 श्लोक हैं, 32,000। तभी मैंने बोला कि इसको कराना बड़ा ही मुश्किल है, नहीं करवाया जा सकता। और इसके अंदर सर्ग क्या है? सर्ग जैसे कि उस दिन सत्येंद्र सर ने बताया था कि चैप्टर के सब चैप्टर होते हैं, अध्यायों के उपाध्याय। इसी प्रकार जो अध्याय हैं इसके अंदर मुख्यतः 6 अध्याय हैं, और 6 अध्यायों के 674 सर्ग हैं। 6 अध्याय हैं और 674 सर्ग हैं। अब क्योंकि हमारा योग का एग्जाम होना है तो योग के क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन आएगा योग वशिष्ठ में योग का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे स्पष्ट जो छठा चैप्टर है, छठे चैप्टर के 13वें सर्ग में 3रे श्लोक में बताया गया है कि संसार सागर से पार होने की स्थिति ही योग है। योग है। छठे चैप्टर का नाम निवारण प्रकरण है, इसलिए यहाँ पे निवारण प्रकरण लिख दिया गया। खाली 6 से भी काम चल जाएगा, 6 यानी कि निवारण प्रकरण, कि संसार सागर से पार होने की स्थिति ही योग है। बस यही डेफिनेशन आएगी। परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आएगा कि संसार सागर में पार होने की स्थिति ही योग है, ये किस ग्रंथ का वाक्य है, या इसकी श्लोक संख्या बताओ। इसकी श्लोक संख्या 6, 13, 3 है।
और ये योग वशिष्ठ का है। इसी प्रकार पूछा जा सकता है योग है कर्मसु कौशलम किस ग्रंथ का है, तो उत्तर आएगा भागवत गीता। योग चित्त वृत्ति निरोध किस ग्रंथ का है, योग दर्शन का है। इसी प्रकार यहाँ पे संसार सागर से पार होने की स्थिति योग बताया गया है। अब आगे चित्त का विलय के उपाय क्या हैं, यानी कि चित्त भ्रमित हो गया, चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल करने का उपाय कितने हैं, यहाँ 2 उपाय बताए हैं। जैसे योग दर्शन में कितने उपाय बताए हैं, मुख्यतः जो मानते हैं कि अभ्यास और वैराग्य, 2 धारी तलवार से प्रहार करने, ऐसे ही भगवत गीता में भी अभ्यास और वैराग्य की बताया गया कि एक तरफ से अभ्यास करो और दूसरी तरफ से डिटैच होते रहो। और इसी प्रकार यहाँ पर चित्त को कंट्रोल करने के 2 उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय है आत्मज्ञान, आत्मज्ञान इनकी आत्मा का जो ज्ञान है, ब्रह्म का जो ज्ञान है। और दूसरा जो बताया गया कि प्राण निरोध, प्राण निरोध अर्थात प्राणों को कंट्रोल करना, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं प्राणायाम, प्राण निरोध। और ज्ञान और कर्म दोनों का वर्णन है, ये ध्यान रखना परीक्षा में आएगा कि ज्ञान और कर्म किन किन ग्रंथों को दोनों मानते हैं। तो योग वशिष्ठ मानता है और योग बीज भी मानता है। भागवत गीता ज्ञान कर्म भक्ति 3 को मानती है, लेकिन ज्ञान कर्म दोनों में तो वो भी आएगा उसमें। तो यहाँ पे मुख्यतः ज्ञान और कर्म 2 को योग वशिष्ठ मानता है इस ग्रंथ में। अब इसके आउटलाइनिंग में, क्योंकि हमने पढ़ा कि इसमें 32,000 श्लोक है, और अब इसके अंदर जो है सर्ग हमने पढ़े थे कि 674 सर्ग हैं, 674 सर्ग, यानी कि सब चैप्टर। मुख्यतः कितने चैप्टर है, 6 चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं। वैराग्य प्रकरण, मुमुक्ष प्रकरण, प्रकरण अपने आप लगा लेना आप, उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण, उपशम प्रकरण, निर्वाण प्रकरण। यहां से लगभग हर साल क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर के नाम से आते हैं। ये सर्ग और श्लोक तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन आप याद कर सको तो कर लेना। लेकिन ये चैप्टर के नाम से हर बार क्वेश्चन बनता है, यहाँ से चैप्टर के नाम। इसकी आगे हम पढ़ेंगे ज्ञान की भूमिया, वहां इन दोनों में से क्वेश्चन आता ही आता है हर बार। और क्या आएगा, कैसे आएगा कि सीक्वेंस में लगाओ, ये आगे पीछे रख देंगे, वैराग्य मुमुक्ष उत्पत्ति स्थिति, ये आगे पीछे कर देंगे और बोलेंगे एग्जामिनर इसको सीक्वेंस में लगाओ। तो आपको ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए कि पहले पे वैराग्य आएगा, दूसरे पे मुमुक्षु आएगा, तीसरे पे उत्पत्ति आएगी, चौथे पे स्थिति आएगा, 5वें पे उपशम। ये मैंने आप लोगों के लिए ट्रिक बनाई है, नीचे आपको दिख रही होगी, कल ही बनाई है मैंने, वेट की है आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को याद हो जाए। विवेक मिश्रा हमारे सर हैं तो उनके नाम से मैंने बना दिया। आप सभी बोल लेंगे ताकि आपको ट्रिक याद हो जाए, और फिर ट्रिक का यूज करना मैं बताऊंगा कि विवेक मिश्रा ऊपर स्थित उपलोक, यहाँ पे को आएगा, को उपलोक को निकालो। फिर से दोहराएंगे, विवेक मिश्रा ऊपर स्थित उपलोक को निकालो। उपलो हमारे यहाँ पे गोसों को बोलते हैं, जो गाय के गोबर से गोसे बनाए जाते हैं, यानी कि वो ऊपर रखे हुए, उसको निकाल के दो। विवेक मिश्रा एक पर्सन का नाम है, विवेक मिश्रा ऊपर स्थित उपलो को निकालो। अब इसका कैसे हम यूज करेंगे, वी से पहला कौन सा है, वैराग्य प्रकरण, वी से वैराग्य प्रकरण, क्योंकि परीक्षा में आपको पहला शब्द भी याद आ गया ना, आपकी जो सही मिलान अपने आप सही हो जाएंगे। विवेक से वैराग्य, और मिश्रा प्रकरण ऊपर से, और स्थित से तो सीधा ही स्थिति प्रकरण। तो देखो चौथे नंबर पे आया स्थिति शब्द, तो चौथे नंबर का जो है स्थिति प्रकरण है। और
उपलो को निकालो, उपलो यानी कि उप शब्द को यहाँ पे लेंगे और उपसम यहाँ पे पांचवा है उपसम प्रकरण, उपसम प्रकरण। और ये को हम छोड़ देंगे, निकालो नि यानी कि निवारण, और निवारण हमेशा अंत में होता है। जैसे आप निवारण का अर्थ क्या होता है, समाधि मोक्ष, भागवत गीता में भी देखा था, मोक्ष संन्यास योग, वो अंत में आता है। ये वाली चीजें हमेशा अंत में आएंगे, निवारण संन्यास मतलब एक ही होता है इनका, मोक्ष निवारण, तो निवारण हमेशा लास्ट में आएगा। तो आप चाहे तो जो मैंने ट्रिक बनाई है इस तरीके से याद कर लो, या आप अपनी खुद की ट्रिक बना के याद कर लो, लेकिन ये सीक्वेंस में आपको याद होने चाहिए। और जो छठा चैप्टर है ना निवारण प्रकरण, इसके दो और चैप्टर हैं, उसके बाद में सर्ग है। निवारण प्रकरण को दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग को बोलते हैं पित्रादि, पित्रादि नहीं है, पूर्वादि होना चाहिए। रुको, मुझे लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक है ये, गलत है, हाँ ठीक है मुझे याद आ गया, पूर्वार्ध है ये, पित्रादि गलत है ये, पूर्वार्ध आप कर लेंगे यहाँ पे, पूर्वार्ध प्रकरण और उत्तरार्ध, दूसरे को उत्तरार्ध होता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ज्ञान की कितनी भूमियां हैं और अज्ञान की कितनी भूमियां हैं, तो दोनों साथ साथ हैं, और इनकी भी सीक्वेंस पूछी जाती है कि ज्ञान की सप्त भूमियों को सीरीज में लगाओ, अज्ञान की सप्त भूमियों को सीक्वेंस में लगाओ। अब पढ़ते हैं आगे। अब ज्ञान की 7 भूमियां, पहली भूमि है शुभेच्छा, शुभेच्छा, दूसरी है विचारणा, विचारणा बोलेंगे तभी आपको याद होएगा, मेरे पीछे से बोलो, विचारणा। तीसरी है तनुमानसा, तनुमानसा। चौथी है सत्वापत्ति, सत्वापत्ति। पांचवा है असंसक्ति, असंसक्ति। छठा है पदार्थ भावना, पदार्थ भावना। और सातवां है तुर्यगा, सातवां है तुर्यगा। और इसको याद करने की मैंने एक नई ट्रिक बनाई है, उसमें 2-3 हमारे क्लासमेट के भी नेम है। शुभम, देखो मेरा दोस्त है, शुभम है, तनु हमारी भतीजी है, और सत्तू होता है, एक तो होता है सहतूत, और सत्तू लस्सी को भी बोलते हैं कई लोग, तो आप कुछ भी समझ लो, कोई चीज समझ लो सत्तू। और भावना, हमारी क्लासमेट भी है भावना, हमारे ग्रुप में भी जुड़ी हुई है, तो इनके नाम से मैंने ट्रिक बना दिया। क्या है, शुभम ने विचार किया, शुभम ने विचार किया तनु के लिए, तनु की एक लड़की का नाम है, तनु के लिए सत्तू लाऊंगा। यानी कि शुभम सोच रहा है कि मैं, उसकी दोस्त है तन्नू, शुभम विचार कर रहा है मैं अपनी तन्नू के लिए सत्तू लाऊंगा, और फिर लाने गया वो असफल हो गया, यानी कि ला नहीं पाया, असफल हो गया, असफल हो गया। और क्या किया फिर कि लाना तो है, फिर प्रार्थना किया, किससे की, भावना चौधरी से किया, यानी कि भावना से कहा तू ला दे। मतलब कि शुभम ने विचार किया तनु के लिए सत्तू लाऊंगा, असफल हो गया, प्रार्थना की भावना से तू ला दे। अब इसको कैसे हम ट्रिक को लगाएंगे, शुभम से शुभेच्छा, ने को छोड़ देंगे, विचार से नंबर 2 विचारणा, और तनु से तनु मानसा, तनु से तनु मानसा, और सत्तु से सत्वापत्ति, सत्तु से सत्वापत्ति। और असफल हो गया, असफल अर्थात असंशक्ति, असंशक्ति। और पदार्थ भावना अर्थात प्र से पदार्थ और भावना से पदार्थ भावना, जो नंबर 6 हो गया। और सातवां जो है तुर्यगा, तू यानी कि तू ला दे, तुर्यगा तू ला दे। मैं इसमें आपको लिख के ही बता देता हूं एक बार,
देखो ये ट्रिक है, आपको समझ आए तो इसको फॉलो करो, नहीं तो छोड़ो। शुभम, ये है नंबर 1, विचारना। नंबर 2, तनु। नंबर 3, और सत्वापत्ति। नंबर 4, असफल हो गया, असंसक्ति। नंबर 5, और पदार्थ भावना। इन दोनों को हम मिला के एक बनेगा नंबर 6। ठीक है, नंबर 6। और तुला दे, तुर्यगा। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई है याद करने की। और क्योंकि ऐसे याद करना बड़ा मुश्किल है, इन चीजों को भूल जाओगे पेपर के टाइम, तो ट्रिक से याद करोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएंगी चीजें। अब अगली को हम पढ़ते हैं, अज्ञान की 7 भूमियां। जैसे ज्ञान की 7 भूमियां पढ़ी, ऐसे ही अज्ञान की 7 भूमियां यहां पर बताया गया है। पहली है बीज जागृत। बीज जागृत बोलेंगे अच्छे से, फिर याद हो जाएगा। दूसरी है जागृत, जागृत। और तीसरी है महाजागृत, महाजागृत। चौथी है जागृत अवस्था, जागृत अवस्था। पांचवा है स्वप्न, खाली स्वप्न। और छठा है स्वप्न जागृत, स्वप्न जागृत। और सातवां है सुसुप्ति, सातवां है सुसुप्ति। अब इसके लिए मैंने बड़ी मजेदार ट्रिक बनाई है। बीज खाकर, बीज होता है ना कि कई बीज बड़े मीठे होते हैं, बीज खाकर मजा आ गया, और सपने में सपना का ससुराल आ गया। ठीक है, बीज खाकर मजा आ गया, सपने में सपना का ससुराल आ गया। अब क्या है बी से, जो पहली वाली है नंबर 1 बीज जागृत, सॉरी बी से, हाँ पहले वाला ले लेंगे। और यहाँ पे मैंने इसी में, आप ध्यान रखेंगे जैसे मैंने 2 लिया है, क्योंकि और मुझे बनानी जल्दबाजी में, तो यहाँ पे बी से पहला बीज जागृत और जैसे जागृत, मजा आ गया। मैं से यहाँ पे लिया है मैंने महाजागृत, नंबर 3 पे जो लिया गया है, आप देख लें ऊपर भी देखते रहे, नंबर 3 पे महाजागृत। और जा से लिया है जागृत अवस्था, नंबर 4 जागृत अवस्था। और क्योंकि स्वप्न को सपना भी कहते हैं, तो मैंने सपना लिख दिया, खाली आप स्वप्न भी लिख सकते हो। ये हो गया नंबर 5 की ट्रिक। सीक्वेंस में याद करना है, पेपर में सीक्वेंस आएगी। और स्वप्न जागृत, फिर से सपना को यहाँ पे मैंने स्वप्न जागृत को रिप्रेजेंट कर दिया, और ससुराल को सुसुप्ति नंबर 7 से रिप्रेजेंट कर दिया। बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे भी याद करो, लेकिन सातों ये चीजें आपको सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। पेपर में सीक्वेंस में पूछा जाएगा, या पेपर में ऐसे आ जाएगा कोई भी 3-4 दे दिया, बोलेंगे इनमें से कौन सी गलत लिखी हुई है सीक्वेंस, उस गलत को पहचानो। आगे हम पढ़ते हैं, एक मिनट रुकिए। ठीक है, अब ज्ञान की टाइम है हमारे पास, बड़ा सा मैं हल्का हल्का, ये 7 भूमियां जो हैं क्या होती है, चलो ज्यादा हो जाएगा, छोड़ देते हैं इसको, छोड़ो। आपके लिए आज के लिए इतना बहुत है। मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ एक बार, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम। योग वशिष्ठ का काल महारामायण का, रचयिता वाल्मीकि जी है, श्रोता राम जी हैं, मूल विषय ब्रह्मवाद का है, संसार का अस्तित्व नहीं केवल ब्रह्म का अस्तित्व है, अवधारणा अद्वैत वेदांत की अवधारणा को लिया गया है, केंद्र बिंदु ब्रह्म है, सृष्टि की रचना कैसे हुई है, ब्रह्म शांति और स्पंदन अर्थात वाइब्रेशन से हुई है, और भाषा 12 भाषाओं का अनुवाद है, और इसके अन्य नाम क्या है, महारामायण, उत्तर रामायण और वशिष्ठ रामायण। और कर्म योगियों के लिए भागवत गीता है, और ज्ञान योगियों के लिए योग वशिष्ठ है जो हम पढ़ रहे हैं। योग वशिष्ठ में कुल 32,000 श्लोक हैं, 6 इसके अंदर मुख्य इसके चैप्टर हैं, और उन 6 चैप्टर के 674 सर्ग हैं।
योग का अर्थ यहाँ पे संसार सागर से पार होने की स्थिति ही योग है, ये बताया गया है। और ये छठे चैप्टर के 13वें सर्ग का तीसरा श्लोक है। और चित्त का विलय, चित्त को यानी कि कंट्रोल करने के दो उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय है आत्मज्ञान, ये भी छठे चैप्टर का लिया गया है। और दूसरा उपाय है प्राण निरोध अर्थात प्राणायाम, प्राण को कंट्रोल करना। और इसमें ज्ञान और कर्म दोनों का वर्णन है। इसमें कुल 6 चैप्टर हैं। 6 चैप्टर के नाम है वैराग्य प्रकरण, मुमुक्षु प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण, उपशम प्रकरण, निवारण प्रकरण। और निवारण प्रकरण के दो नाम हैं यहाँ पे, पूर्वार्ध निवारण प्रकरण और उत्तरार्ध निवारण प्रकरण। और ट्रिक इसकी है विवेक मिश्रा, ऊपर स्थित उपलोको निकालो, वी से वैराग्य, मी से मुमुक्षु, ऊपर से उत्पत्ति, स्थिति से स्थिति, उपलो से उपशम और निकालो से निवारण प्रकरण। ज्ञान की 7 भूमियां हैं और अज्ञान की 7 भूमियां हैं। ज्ञान की 7 भूमियां कौन कौन सी है? शुभेच्छा, दूसरा विचारणा, तीसरा तनुमानसा, चौथा सत्वापत्ति, पांचवा असंशक्ति और छठा पदार्थ भावना और सातवां तुर्यगा। उसकी ट्रिक है शुभम ने विचार किया, तनु के लिए सत्तू लाऊंगा, असफल हो गया, प्रार्थना की भावना से तू ला दे। शुभम से शुभेच्छा, विचार से विचारणा, तनु से तनुमानसा, सत्तु से सत्वापत्ति, असफल से असंशक्ति और प्रार्थना की भावना से पदार्थ भावना और तु से तुर्यगा। अज्ञान की 7 भूमियां हैं बीज जागृत, जागृत, महाजागृत, जागृत अवस्था, स्वपन, स्वपन जागृत, सुसुप्ति। और इसकी ट्रिक बनाई है बीज खाकर मजा आया, सपने में सपना का ससुराल आया। बी से बीज जागृत, जैसे जागृत, म से महाजागृत और जा से जागृत अवस्था, सपने से स्वपन और सपना में स्वपन जागृत और ससुराल से सुसुप्ति। और इसका एक और सबसे अच्छा है, देखो एक एक छोड़ के है, एक छोड़ के एक है, फिर इसमें आया छोड़ के अगला है, मैं छोड़ के अगला है, का छोड़ के अगला है, ऑल्टरनेट लिया गया है इसमें। ये हम बाद में पढ़ेंगे। इतना है आज के लिए, मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए बहुत होगा, क्योंकि सारा याद करना है आप लोगों को ये। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को?